A very cheerful good afternoon everyone. This is Lakshmi Tanwar and today we are discussing a new topic that is AIDS. एड्स की फुल फॉर्म क्या है, पहले आपकी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आप देखेंगे किसके लिए स्टैंड करता है एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहले आप इसके नाम का काम जान लेंगे कि नाम में कितना, इसका सारा रहस्य नाम में ही छुपा हुआ है। एक्वायर्ड जो जनरेट हुआ है, मतलब कंजेनिटल नहीं है, एक्वायर्ड है, कंजेनिटल नहीं है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम हमारा कम हो जाता है, कमी आ जाती है इम्यून सिस्टम में। सिंड्रोम, ये क्या है? सिंड्रोम है, ना कि कोई डिजीज़। इट इज़ अ सिंड्रोम, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये क्या है? डिजीज़ है। ये सिंड्रोम है, डिजीज़ नहीं है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। This means deficiency of immune system acquired during the lifetime of the individual, indicating that it is not a congenital disease. ये मैंने आपको बता दिया, congenital disease नहीं है, group of symptoms है, मतलब एक syndrome है। एड्स पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1981 में और लास्ट 25 ईयर्स में ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था और उससे 25 मिलियन पर्सन इससे की डेथ इससे हो चुकी है अप्रॉक्स। एड्स इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म है ये, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स HIV वायरस से फैलता है जो कि एक रेट्रो वायरस है। अब रेट्रो वायरस क्या होता है? ऐसा वायरस, रेट्रो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है कि जिन वायरसेस का जीनोम RNA होता है, मतलब जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, उन्हें हम रेट्रो वायरस कहते हैं। इसका जो ट्रांसमिशन होता है HIV का, मतलब HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसमिट कैसे होता है। ध्यान रखेंगे कि इसका ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से या फिर बॉडी फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़न की वजह से इसका इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट से ये नहीं ट्रांसफ़र होता है। नंबर 1 ए देखेंगे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है तो ही इसका ट्रांसमिशन होगा। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। जब ट्रांसफ्यूज़न होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, जब ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब तो ब्लड डोनेट करने का मतलब, तो कंटेमिनेटेड ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर देना या फिर उसके कोई भी जैसे निडल वगैरह यूज़ कर लेना उसकी, तो इन्फेक्शन हो सकता है। बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, मतलब इन्फेक्टेड निडल्स को शेयर करने से। केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़र्स, जैसे ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं जो मतलब ड्रग्स लेने वाले लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें ड्रग्स की लत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कोई भी इंजेक्शन यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो किसी का भी हो। तो ऐसे ही अगर उन्हें कोई इंजेक्शन पड़ा भी हुआ भी मिल जाता है, चाहे वो यूज़ हो, ऑलरेडी यूज्ड है, तो भी वो उनको यूज़ कर लेते हैं। और ऐसे पर्सनस को ऐसी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं जिनको निडल से इन्फेक्शन हो जाता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। जो मदर जिसको एड्स है, अगर उसका जो बच्चा है वो बच्चा पैदा होगा तो प्लेसेंटा के थ्रू वो वायरस उसके बच्चे में भी ट्रांसफ्यूज़ हो जाएगा और बच्चे को भी एड्स होगा। सो पीपल हु आर एट हायर रिस्क ऑफ गेटिंग दीज इन्फेक्शंस इंक्लूड। तो ऐसे पीपल जिनमें ज़्यादा रिस्क रहता है एड्स होने का, इस बीमारी का, तो वो पीपल्स कौन कौन से हैं? जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल्स एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स यूज़ करते हैं, उनमें इसका ज़्यादा खतरा बना रहता है। दूसरा आप देखेंगे ड्रग एडिक्ट्स, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, और वो लोग निडल्स यूज़ करेंगे जिससे ये वायरस 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ्यूज़ हो जाएगा। इंट्रावीनसली का मतलब है वेन के अंदर इंजेक्शन लेने से। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ जो करते हैं बार बार, या फिर ब्लड डोनेट करते हैं। चिल्ड्रन बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर्स, जो चिल्ड्रन, अब वही प्लेसेंटा के तौर पे जो चिल्ड्रन HIV पॉजिटिव मदर से अगर बर्थ ले रहा है तो उसको भी एड्स होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड्स रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशंस। तो आप बताइए, आप क्या जानते हैं कि कोई लोग होते हैं, कौन से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने की नीड होती है, ट्रांसफ्यूज लेने की नीड होती है, आप ये कह सकते हो। भाई जिन लोगों को ब्लड की कमी हो, खून की कमी हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि ब्लड कैंसर कहते हैं, तो बार बार ब्लड कैंसर में ब्लड चेंज कराना पड़ता है,
तो ऐसे पर्सन का ब्लड बार बार चेंज होता रहता है, तो ऐसे पर्सन को ज़्यादा ट्रांसफ्यूज़न की, रिपीटेड ट्रांसफ्यूज़न की नीड होती है। तो इसमें आप एग्जांपल दे देंगे, इसने पूछा है कि लिस्ट बनाइए कुछ ऐसी कंडीशंस की, जैसे अगर किसी पर्सन को एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हीमोफीलिया मतलब जिसमें आपका हीमोफीलिया मतलब जो सेल्स हैं RBCs वो रप्चर होने लग जाती हैं ऐसी कंडीशन में, और ब्लड कैंसर की कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV/AIDS इज़ नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। आप जानते हैं कि जो ये बिल्कुल मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है, स्प्रे होता है ओनली बॉडी फ्लूइड्स से। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट और फिजियोलॉजिकल वेलबींग होता है, वो पर्सन वेलबींग पर्सन के उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए HIV और AIDS के पॉजिटिव पर्सन को, HIV पॉजिटिव या फिर AIDS से इन्फेक्टेड पर्सन को क्वारंटीन नहीं किया जाता, आइसोलेट नहीं किया जाता। आइसोलेट का मतलब है जैसे कि अब कोरोना चल रहा है तो जिन भी पर्सन को कोरोना है या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को क्वारंटीन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया उनके घरों में ही। इसी तरह से AIDS के पर्सन को क्वारंटीन नहीं किया जाता, आइसोलेट नहीं किया जाता है। वो क्या करते हैं, बस उसे अपनी फैमिली और सोसाइटी के साथ मिलने जुलने की परमिशन होती है, क्योंकि ये कैसा है, ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ ब्लड से फैलती है। देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्टम। कहने का मतलब है कि इन्फेक्शन जैसे जब इन्फेक्शन हुआ है तब से लेकर कब सिम्टम्स उभरे हैं, कब ये बीमारी उभर कर बाहर आई है, आपको सिम्टम्स नज़र आए हैं, तो इस ड्यूरेशन को हम क्या, एक ड्यूरेशन होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आज ही इन्फेक्शन हुआ है, मान लो एड्स है तो एड्स के पर्सन का आपने ब्लड निकाला, किसी दूसरे में ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, तो ऐसा नहीं कि उसको आज ही एड्स हो जाएगा। तो एड्स होने में उसे 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल तक का टाइम भी लग सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत 5 साल ही 10 साल ही लगेंगे, उसमें फ्यू मंथ्स भी लग सकते हैं, मतलब कुछ एक महीने में भी ये अराइज हो सकता है। डिपेंड करता है आपके इम्यून पावर पर। दूसरा आगे बताया गया है कि आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी द ट्रांसफर, होता क्या है एक्चुअल में, इसमें होता क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक पर्सन को इन्फेक्शन हुआ वायरस का, तो वायरस बॉडी के अंदर एंटर किया, एंटर करने के बाद हमारे ब्लड में मैक्रोफाजेज प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफाज प्रेजेंट होते हैं। ये मैक्रोफाज वेयर RNA जीनोम मतलब वायरस का RNA जेनेटिक मटेरियल RNA रेप्लिकेट करता है किसके अंदर, मैक्रोफाज के अंदर। मतलब वायरस ने सबसे पहले मैक्रोफाज को इन्फेक्ट किया, मैक्रोफाज को इन्फेक्ट, ये WBC का सेल का टाइप है एक, तो इसको इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने के बाद वो इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन का मतलब क्या भाई, DNA से DNA का बनना, तो मैक्रोफाज में एंटर कर जाएगा इसका RNA, और RNA से क्या बना लेगा, वायरल DNA बना लेगा। क्या बना लेगा भाई, एक तो उसका RNA खुद का ही है एक स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड कहाँ से बना लेगा, वो मैक्रोफाज से बना लेगा। तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। RNA जीनोम कन्वर्टेड इनटू वायरल DNA इनटू मैक्रोफाजेस। सो मैक्रोफाजेस एक्ट एज अ होस्ट मैक्रोफाजेस एक्ट एज अ वायरल फैक्ट्री। किसका काम करेंगे, फैक्ट्री का काम करेंगे। ये किसका फैक्ट्री, HIV फैक्ट्री का काम करेंगे कि हम माइक्रोफाजेस के अंदर इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें जो एंजाइम मतलब RNA जीनोम को वायरल DNA में, मतलब वायरल RNA कन्वर्टेड इनटू वायरल DNA, इस रिएक्शन में प्रोसेस कौन सी होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसमें काम करेगा। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इस प्रोसेस को, मतलब RNA से DNA का बनना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। सॉरी, DNA से RNA का मतलब, जब DNA से RNA बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन जब RNA से DNA बनता है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंसी में होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंसी में होता है। वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल्स होस्ट DNA। अब उसके बाद वायरल DNA किस में चला जाएगा, होस्ट सेल DNA में एंटर करेगा और डायरेक्ट अदर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। उसके बाद ये मैक्रोफाजेस को इन्फेक्ट करने के बाद T सेल्स को HIV एंटर करेगा, किसके सेल, हेल्पर T सेल्स में एंटर कर जाएगा। जो T लिम्फोसाइट्स, T सेल, B सेल हमने पढ़ा था ना, उसमें T सेल में एंटर कर जाएगा। T सेल में एंटर करने के बाद रेप्लिकेशन करेगा, प्रोड्यूस करेगा बहुत सारी प्रोजेनी, मतलब नई जनरेशन, नई सेल्स बनाएगा, वायरल से इन्फेक्टेड मतलब नया DNA बनाएगा। और उसके बाद ये ब्लड में रिलीज़ हो जाएगा। भाई एक T लिम्फोसाइट है, उसके अंदर अगर ये बार बार रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करने का उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद वो बस्ट हो जाएगी, और बस्ट होने पर
बस्ट होने पर वो नई सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। इसी तरह से प्रोसेस चलेगा। उसके बाद ये पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कर देगी। उसके बाद प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स रप्चर होती जाएंगी, उनके इन्फेक्शन से टी लिम्फोसाइट्स रप्चर होती जाएंगी, जिससे हमारे प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, हमारी बॉडी में हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं। हम कैसे डिटेक्ट करते हैं बंदे को एड्स है या नहीं है? जिसकी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स का अमाउंट बहुत कम चला जाता है उसको एड्स होता है। अब इसका इन सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं भाई बोट्स ऑफ फीवर, बार बार बुखार आना, डायरिया हो जाना, मतलब डायरिया आप जानते हैं, दस्त को डायरिया कहते हैं, कम से कम 15 से 20 बार दस्त जाना, और वेट लॉस हो जाना, बंदे का वेट लॉस हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल T lymphocyte. The person starts suffering from the infectious that could have been otherwise overcome, such as those due to the bacteria, especially mycobacterium, virus, fungi, even parasites like टोपोप्लाज्मा। मतलब उसके बाद हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना वीक हो जाता है कि छोटे से छोटे माइकोबैक्टीरियम, आप जानते हैं कि बहुत सबसे छोटी सेल है, वर्ल्ड की सबसे छोटी सेल है माइकोबैक्टीरियम। तो इस तरह बहुत ही छोटे से छोटे इन्फेक्शन से भी हमारा इम्यून सिस्टम नहीं फाइट कर पाता है और हम बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, और हमारी बॉडी अवेलेबल नहीं होती कि वो इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट उससे लड़ सके। तो इस तरह के एड्स को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। एड्स को डिटेक्ट करने के लिए ऐसी एलिसा टेस्ट किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। बहुत बार पूछा जाता है, ये बिल्कुल देख लेंगे आप। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, एड्स के ट्रीटमेंट के लिए एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, लेकिन वो पार्शियली इफेक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। कि ये बंदे को की लाइफ स्पैन तो बढ़ा देती है, मतलब जो बंदा 2 साल में मरने वाला था उसको वो 5 साल, 6 साल, 10 साल तो जी सकता है लेकिन मरना उसका निश्चित है, लेकिन वो मरेगा ज़रूर, चाहे लेट मरे, ठीक है। उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं लेकिन डेथ को नहीं रोक सकते। कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज़ इनवाइटेबल। ओके, तो आज हमारा ये टॉपिक एड्स यहाँ पर ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ एड्स करेंगे हम, कैसे रोका जा सकता है, आप ये खुद भी पढ़ लेंगे एक बार, और कल मैं इसको डिस्कस करूँगी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।